अलीगढ़ में कोरोना टीकाकारी में अपनाई जा रही बेज़ाब्तगी का मामला रोशनी में है, जिसके बाद से ही महकमे सेहत में अफरा तफरी का माहौल है। अलीगढ़ के जमालपुर में वाक़ शहरी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन की भरी हुई सिरिंज कूड़े के डब्बे में मिली। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, इसलिए वैक्सीन को सिरिंज में भरकर कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया और लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनाकर दे दिए गए। पूरा मामला जब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BP कल्याणी के सामने आया तो इन्होंने 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है, जिसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में किसी ANM द्वारा इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया है कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। कि मैं वेरीफाई कर रही थी तो नेहा खान है वो वैक्सीनेशन कर रही थी, और जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो साथ में ये अनु ANM है वो भी काम कर रहे थे साथ में। उन्होंने देखा कि जो नेहा खान है वो बार बार इंजेक्शन लगा रही है लेकिन मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने टोका भी। नेहा खान ने बोला कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए हो गया मुझसे। बार बार टोके जाने के बाद जब टोका है तो उसने मेरे को बोला है कि सोनम तुम इधर आ जाओ, मैं काम करती हूँ। तो बस उसके बाद तो यही है सब कुछ। एक पेशेंट ने भी थोड़ा कहा सुनी हुई थी इस बात को लेके। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के LR हेल्थ अस्पताल का दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का मुआयना किया था। अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का फुकदान देकर योगी ने मुतल्लिका अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला की सरजरिश के बाद कानपुर के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने सिस्टम को चाको चौबंद कर दिया है। इसी कड़ी में आज रुकन असम्बली अरुण पाठक और सलील बिश्नोई ने डिवीजनल कमिश्नर को हेल्थ व दीगर अस्पतालों में सहूलतों के मुतालिक एक मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान तीसरी लहर से निपटने के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में अपग्रेडेशन के साथ बच्चों के लिए 50 बेड के इंतजामात को जल्द यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। 40 के आसपास का बेड का इन्होंने किया था कोविड के लिए। अभी क्योंकि उतना पीक है नहीं है चीज़ों पे, बट फिर भी यही कि थर्ड वेव के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थर्ड वेव में कोशिश कर रहे हैं कि कितना और बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने करीब 80 और बेड्स का चिन्हित किया है, बट उसमें कुछ ऑक्सीजन की पाइपलाइन की आवश्यकता है, कुछ स्टाफ की आवश्यकता है। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 15-20 दिन में जो है इसको हम लोग तैयारी कर ले चीज़ों पे। तो बाकी में तो क्योंकि 6 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं लगातार, उनमें भी जो बेड है वो बेड ऑलरेडी फुल चल रहे हैं, क्योंकि नॉन कोविड के लिए भी हम लोगों को व्यवस्था रखनी पड़ती है उन चीज़ों पर। कोरोना वबा के कहर में अपनों को खो चुके अहले खाना अब कोविड डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना से होने वाली अमवात के मामलों में लापरवाही बरते जाने के मामले उजागर होने के बाद अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें मरीज को कोविड पेशेंट के तौर पर भर्ती करने और मरीज की मौत के बाद अब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया कोविड डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही है। मेरठ में कस्बा किठौर के रहने वाले आसिफ सैफी हापुड़ ITI में सरकारी मुलाजिम थे। गुज़िश्ता 29 अप्रैल को पंचायत इलेक्शन में आसिफ की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के बाद घर आने पर आसिफ की तबीयत खराब हुई तो अहले खाना ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां 2 रोज बाद आसिफ का इंतकाल हो गया। 20 दिनों से मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाने के बाद मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने मरीज की डेथ समरी तो दी है, लेकिन कोविड से हुई मौत की तस्दीक का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख को इवनिंग में डेथ हो गई 8 बजे के समथिंग। उसके बाद हम 2-3 दिन घर रहे। उसके बाद प्रक्रिया हमने शुरू की सर्टिफिकेट लेने की। तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया हमने। तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमने 6 तारीख में अप्लाई किया, उन्होंने 13 तारीख में वो हमें बना के। उसके बाद में रिपोर्ट के लिए एंटीजन या RT-PCR रिपोर्ट के लिए हम आ रहे हैं या इसके लिए डेथ समरी के लिए आए थे, तो इन्होंने हमें ये अब तक ये घुमा रहे थे, मतलब इसके लिए भी हमें तो मिलने नहीं दिया अंदर। मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन से टेस्ट हैं। हालांकि जैसे एंटीजन टेस्ट है वो तो तुरंत ही मतलब आधा घंटे में, मतलब तकरीबन 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो वो भी पता नहीं, हमें ये जानकारी नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है। चूंकि आसिफ रियासती महकमे में सरकारी मुलाजिम की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, इसलिए अब मुआवजे की तमाम सरकारी कार्रवाई आसिफ को डेथ सर्टिफिकेट पर मुनहसिर है। लेकिन मेडिकल कॉलेज इंतजामिया अपनी लापरवाही छुपाने के लिए इसे जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं।
वहीं मरहूम आसिफ के अहले खाना का कहना है कि जाने वाले की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मुआवजे की रकम से घर वालों की कुछ मदद जरूर हो जाएगी। अभी 3 साल पहले वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो वही घर में सब करने वाले थे। उनसे छोटे भाई 4 हैं, 2 सिस्टर हैं, अम्मी है हमारी। सर्टिफिकेट की यहाँ से कोशिश जारी है, सर्टिफिकेट की तैयारियाँ मिले भी हैं 1-2 लोगों से, उन्होंने बात की हैं। नेताजी से इन्होंने बताया था कि आपके भाई का सैंपल खराब हो गया, ये सर्टिफिकेट दे दे तो मुआवजे में आसानी हो जाए थोड़ी सी। आसिफ के अहले खाना के मुताबिक मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने माना है कि मरीज का कोविड सैंपल खराब हो जाने की वजह से कोविड से मौत की तस्दीक का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए तो मीटिंग में होने का बहाना बनाकर प्रिंसिपल ने बात करने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ मरीजों के इलाज और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने में कितनी लापरवाही बरत रहा है और उसका खामियाजा मरीज और उनके अहले खाना को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अनुराग ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार की गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। डॉक्टर अनुराग ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश की जनता तकलीफों से गुजर रही है। कहती थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़िए, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे पड़ोसी देश से भी कम हो गई हमारी जीडीपी। जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस देश के अंदर में। और कोरोना का सही समय पे सही फैसला नहीं लिया सरकार ने। गलत फैसले की वजह से कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया। न जाने कितने कोरोना से मौतें हो गई जो सरकार के पास आंकड़े तक सही नहीं देती सरकार। किसान धरने पे बैठा रहा, किसान धरने पे बैठे बैठे न जाने कितने किसानों की मौतें हो गई। गलत कानून बनाने की वजह से किसान आज भी सफर कर रहा है, जबकि सरकार कहती थी किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है। यूपी के मुरादाबाद में एक सब इंस्पेक्टर ने काबिल तारीफ काम किया, जिसके बाद सब लोग पुलिस के कदम की सराहना कर रहे हैं। आमतौर पर लोग पुलिस पर लोगों के साथ बदसलूकी की शिकायत करते हैं। मुरादाबाद के भोजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर अफजाल अहमद ने अपनी तनख्वाह के पैसों से सड़क पर मौजूद गड्ढों की मरम्मत करवाई, जिसके बाद से लोग इंस्पेक्टर अफजाल अहमद की सताइश कर रहे हैं। ये गहरे गड्ढे थे, जैसे यहाँ पे ट्रेवल चल रहा है, गड्ढे सामने आते थे, आदमी एकदम संभलने के लिए कोशिश करता लेकिन डिसबैलेंस हो जाता था। उस वजह से कई डेथें हुई हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं ही गड्ढों को भरवा दूँ। तो क्या अपनी सैलरी से गड्ढे भर? कुछ थोड़े बहुत खर्च करके इसमें कर दिया। तो सारे गड्ढे पट चुके हैं? हाँ, ये पट चुके हैं, कुछ बाकी रह रहे हैं। तो देवीपुरा साइड के साथ के वो भी गहरे गड्ढे हैं, उन्हें आज भरवाए जाएंगे। वो आज आप भरवाएंगे? एक गनीनगर में ढेला नदी के पुल के पास गहरा खड्डा हो रहा है, उससे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट प्रोन जोन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की तरफ से बाज इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में पाई जाने वाली बदउनवानियों की जांच कराए जाने के ऐलान पर दीनी मदारिस ने योगी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस ने कहा है कि दीनी मदारिस में पाई जाने वाली मुबैना बदउनवानी की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह तमाम दीनी मदारिस को अपने निशाने पर लिया है, इससे दीनी मदारिस की इमेज को सख्त धक्का लगा है। मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत को सिर्फ उन्हीं दीनी मदारिस की जांच करानी चाहिए जिनकी शिकायत मौसूल हुई है। जिम्मेदारों का यह भी कहना है कि मदारिस की जांच ज़ाब्ते के मुताबिक शफाफ तरीके से होनी चाहिए। वादे है कि गुज़िश्ता दिनों योगी हुकूमत ने बाज़ इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर तकर्रुरी और दीगर माली बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत आला सतही जाँच कराने का ऐलान किया था। मदारिस के लोगों को ताउन करना चाहिए भाई। मदारिस के लोगों से अगर आप जांच कराना चाहते हैं, हम बिल्कुल साफ व शफाफ हैं, तो आप एक मरतबा नहीं, दिन में 10 बजे, रात में 12 बजे, जब चाहे आप जांच करें, हमें कौन से लेना देना है। सारी परेशानी तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये काम किया है। फिर मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि मदारिस का अगर जिम्मेदार कोई मौलवी, मौलाना, हाफिज होगा तो उससे ये बात बैद है। लेकिन अगर कोई मैनेजर, कोई जिम्मेदार इस तरीके का दुनियादारी वाला है तो बहरहाल वहाँ पर इस तरीके का इम्कान पाया जाता है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि दोनों को एक ही लाठी से न हकाया जाए। जो जैसा है, जो ख़राब है उसके साथ खराबी का बर्ताव होना चाहिए, जो अच्छा है उसकी इज्जत व एहतराम बहरहाल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जांच करनी चाहिए थी कि वो जो पर्टिकुलर जिन लोगों ने शिकायत की है उनको बुला के और उनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई अब ये किस मदरसे के सिलसिले में आप शिकायत कर रहे हैं। आप गोपनीय रखते, उसको हमको मदरसे वालों को बताने की ज़रूरत नहीं थी, गोपनीय रहता और उसको जांच करते, तब
डिक्लेयर करते कि कौन ऐसा कर रहा है, या कोई चीज़ ऐसी आप वजह भाई देखिए ऐसी शिकायतें आ रही हैं, आप इससे बचिए, लेकिन सीधे सीधे आख्या मांगना, तो अब हम क्या दें? कौन आदमी कहेगा कि हम गलत हैं? भाई जो अगर गलत भी होगा, भाई देखिए कोई मैनेजर, ऐसा हम नहीं है कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं या सारे लोग बहुत बुरे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत हैं, उसी की भुगतान सबको करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक वजह से सबको कुछ कहें या वो उससे शिकायत उससे ही पूछें तो वो कैसे बताया क्या। अलीगढ़ थाना अकबराबाद इलाके ये है कि ये अलीगढ़ के खंड 6 का एक प्रकरण है जिसमें संज्ञान में आया है कि यहाँ के एक TG2 जो कैशियर का काम कर रहे थे, उनके द्वारा लगभग 50 लाख रुपए का गबन कर लिया गया है। जैसी ये बात संज्ञान में आई है मेरे, तत्काल इसमें एक प्रारंभिक जांच की गई है। उस जांच के आधार पर संबंधित जो कर्मचारी है उसको निलंबित भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा थाना अकबराबाद में भी पंजीकृत हो गया है और इसके बाद उसके आगे उस रिकवरी से संबंधित और संबंधित कर्मचारी के अगेंस्ट जो भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ होनी है उसके लिए लिखा पढ़ी कार्रवाइयाँ की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने धमकी देकर पैसा वसूलने के इल्जाम में कई अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद 786 नामी ग्रुप से एक व्यापारी को धमकी देकर पैसों की मांग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने हरकेश लूथरा नामी ताजिर के दोस्तों को गिरफ्त में लिया है और मामले का खुलासा किया। विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार इलाके के रहने वाले एक व्यापारी हरकेश लूथरा ने एक सूचना दी थी कि उनको एक शादी के कार्ड में धमकी भरा खत मिला है। इसमें तुरंत ही थाना विजयनगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था एवं जनपद की स्वाट टीम एवं थाना विजयनगर में पुलिस टीमें बना दी गई थी। इसका सफलतापूर्वक खुलासा हो गया है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी में पुरानी रंजिश के चलते दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को गोली मार दी। शदीद जख्मी हालत में पहले जिला मलखान सिंह अस्पताल में इसे दाखिल कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने इसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दोस्त कृष्णा अपार्टमेंट पर मौजूद थे, जहां बात को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हुई और तमंचे से गोली चल गई, जिस पर यह नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए फरार अफराद की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्वारसी में आज पुलिस को सूचना मिली कि चौकी ज्वालापुरी के क्षेत्र में किसी को गोली लगी है। मौके पे पुलिस पहुंची और घायल को तुरंत वहां से उठाकर और मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक बातचीत में ऐसा प्रतीत होता है कि जो कि इसके द्वारा बताया गया है कि इसके दो दोस्तों के साथ ये वहाँ पे बैठा हुआ था और एक तमंचे को लेके इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी में ट्रिगर दबा और इसको गोली लगी। और नजर खास बात बिहार की सुर्खियों पर। समंदरी तूफान यास और कोविड को लेकर वजीर आला नीतीश कुमार की आला सतह की मीटिंग, कई महकमों के ओहदेदारों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। यास तूफान को लेकर पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 21 परवाजों को किया गया मनसूख। तूफान से बचने के लिए उठाए गए एहतियाती कदम। नरकटियागंज में तबेले में तब्दील हुआ APHC की इमारत, 3 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ काम। किराए के मकान में चल रहे अस्पताल से नदारत रहते हैं डॉक्टर और नर्स। पूर्णिया के मजवा अगजनी मामले में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन पर साधा निशाना। महादलितों के साथ नाइंसाफी पर सेकुलर गैंग की चुप्पी पर उठाए सवाल। गांव में 6 दिन बाद भी बर्बादी और खौफ का मंजर। दानापुर में शराबी की वजह से काफी देर तक रुकी रही मगध एक्सप्रेस। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रेन से शराबी को उतार दिया। पूर्णिया के बयासी थाना के मझवा गांव में महादलितों पर हुए मजालिम पर भी सियासत तेज हो गई। हिंदुवादी तंजीमें जहां इसे सोची समझी साजिश करार दे रही, वहीं MIM इसे जमीन के तनाजे से जोड़ने के साथ इंतजामिया की लापरवाही का नतीजा बता रही है।
लेकर के हम लोग को पूरा जाम करके पूरा महादलित को बोले एकदम पूरा मार काट जो अभी कम हुआ है उससे ज्यादा एको महादलित का संपूर्ण नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कौन बच्चा लेके भागा, कौन बच्चा लेके नहीं भागा, उसका घर द्वार खाली, टाका पैसा लूट मार। हम लोग जान बचाएंगे कि घर देखेंगे कि दौलत देखेंगे। चावल दान जितना घर का सारे सामान टाका मार करके इज्जत करके पिटा। हम लोग का मन जैसे उन लोग का मर्जी है तो हम लोग का होना चाहिए काम कि जिंदगी भर हम लोग को यहाँ से कोई टेस्ट नहीं कर सके, ना कोई मारपीट कर सके। मेरा एक लड़का को 2018 में 17 में मार करके फेंक दिया था, वही धर्मिंदर नाम था। आए दिन देखा जा रहा है कि जहाँ दलित बंधु हैं वो लोग जनरली सुदूर देहात में रहते हैं, वो जब उनकी संख्या बल घट जाती है तो एक बड़ा ग्रुप बना करके दूसरों के द्वारा इस प्रकार का अटैक करना ताकि वातावरण में भय का निर्माण हो और उसके बाद वो वहाँ से छोड़ जाए तो उसकी ज़मीन को दखल कर लेना। मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को इस पर ध्यान उसका आकृष्ट हम करना चाहेंगे आपके माध्यम से, ताकि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ इस देश को खासकर जो स्थिति कश्मीर में है, जो आसाम के धुबरी में हुआ, उस प्रकार सीमांचल पर जो नई नई प्रकार की समस्याओं को क्रिएट किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ये घटना पूरे भारतवर्ष में जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। और हम हिंदू हमेशा पलायन की ओर सोचते हैं, जबकि हमें लड़ना होगा, एकत्रित होकर लड़ना होगा। कहां तक पलायन करेंगे? अब तो एक ही देश बचा हमारे लिए, अब हम पलायन करके कहां जाएंगे? समाज में इस किस्म की घटनाएं जो हुई हैं दो परिवार के मतलब दरमियान में हुई है, इसको सामुदायिक रंग देना पाप है, लेकिन कुछ लोग इसको उन्माद की राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन मेरा साफ ये कहना है कि दो परिवारों के दरमियान में जो विवाद हुआ, इस विवाद की वजह क्या है? अगर प्रशासनिक तौर पर इनको जो भूमि आवंटित की गई थी वहाँ अगर उनका आवास बना दिया गया होता, वहाँ उनका रास्ता दे दिया गया होता और सड़क पर के इंक्रोचमेंट से इनको हटा दिया गया होता तो ये घटना नहीं घटती। घटना के पीछे कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि ये भूमि विवाद है, इसको कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जातिवाद का बात किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पूर्णिया के मझवा गांव वाक़े की मजम्मत की। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्णिया में पेश आया वाक़या सेकुलरिज्म की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा है। आरजेडी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि अगर इस तरह के मजालिम मुसलमानों पर ढाए जाते तो राहुल गांधी जैसे लोग मौके वारदात पर पहुंच जाते। MY के समीकरण पर ही इनकी राजनीति चलती है और जिस समय ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी बिहार में, तेजस्वी कह रहे थे कि मेरी सरकार बन जाती और मैं कह रहा था कि ओवैसी की जीत 5 सीट की जीत नहीं है, सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। आज वो शुरू है। शर्जील इमाम ने कहा था कि चिकन नेक काट दूंगा। ये चिकन नेक है क्या? पूर्णिया किशनगंज से उठते हुए, बंगाल से उठते हुए आसाम तक जाना, ये भय का वातावरण पैदा करना, और ये उनके मुंह पे एक चमाता है जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। आज पूरे देश के पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले वहां पहुंच जाते। राहुल जी पहुंच गए होते। उन्नाव में घटना घटी थी, दलित दलित चिल्लाने लगे। ये तो मेहतर जाति का है, मेहतर जाति का, जो समाज में जिसने सबकी सेवा की है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की जुबान चुप है। उन्नाव पर तो पॉलिटिकल टूरिज्म कर दिया और आज सब लोगों की जुबान बंद है। मजमा वाक़े पर बीजेपी लीडर प्रेमचंद पटेल अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इन्होंने इसके पीछे बांग्लादेशी दरअंदाजों और रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया। इन्होंने इस मामले में सख्त तरीन कार्रवाई की मांग की है। उस पैठिए बांग्लादेशी आ रहे हैं, बस रहे हैं, और अब तो रोहिंग्या भी आ रहे हैं, और वैसे लोगों के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और इसके जड़ में सबसे ज्यादा वही लोग हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है। बिहार में दूसरे लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। कल से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत होगी, लेकिन अब भी कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे। पटना में अभी भी लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लोग अब भी खरीदारी करते हुए
नजर आ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 2 का आज आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू होगी और ये लॉकडाउन जो है बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगाया गया था। हालांकि अब जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेजी से जो है वो नीचे आया है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे आपको कि अभी भी जो लोग हैं वो कई इलाकों में जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है ये राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे का इलाका है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सब्जी मंडी में भीड़ लगाए हैं। अत्यधिक लोग जो हैं वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो भी जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई अता पता नहीं है, मानो यहाँ पे कोरोना जो है वो नहीं है, ये लोग मान कर चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है उससे कमोवेश यही कहा जा सकता है कि लोग जो है वो कोरोना को इस सब्जी मंडी में आकर के भूल चुके हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों का सामान खरीदना अलग बात है, लेकिन कम से कम कोरोना के गाइडलाइन का जो अनुपालन है वो सभी को करना चाहिए। और लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। गृह सचिव, मुख्य सचिव सभी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है सार्वजनिक स्थल पे जो है दूरी बना कर रखिए, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कीजिए। मास्क अनिवार्य है। मास्क ही एक ऐसा रामबाण है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को जो है वो सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनदेखी जो है वो भारी पड़ सकती है। हालांकि अभी जो कोरोना का संक्रमण का जो रेशियो है वो काफ़ी कम हुआ है और ये एक सुखद बात है, एक बेहतर जो है वो बात है। लेकिन अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलती रही तो शायद कोरोना का संक्रमण दोबारा से बिहारवासियों को अपनी जद में ले सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन की मौत को एक साजिश करार देते हुए आरजेडी में शहाबुद्दीन के हिमायती लीडरों ने जांच कराने का मुतालबा किया। आरजेडी लीडर पप्पू खान ने कहा कि शहाबुद्दीन की मौत का मामला पूरी तरह से मुतनाज़ है। एक तो इनकी मौत एक मुअम्मा है, वहीं इनकी जज्बे खाकी को सिवान नहीं लाने दिया जाना सिवान के अवाम की तौहीन है। पप्पू खान ने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच कराने की मांग को लेकर जल्द ही मुहिम चलाने का ऐलान किया जाएगा। कोविड से संक्रमित है उसको रखा गया, बिल्कुल साफ है क्यों रखा गया। दूसरी चीज, जब वो दोनों संक्रमित हो जाते हैं तो उनको इलाज हेतु एक जो हिस्ट्री सेटर छोटा राजन है उसको एम्स भेजा जाता है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है। और जो पार्लियामेंट का पूर्व मेंबर रुके हैं जो हमारे शहाबुद्दीन साहब, उनको एक घटिया अस्पताल दीनदयाल अस्पताल में भेजा जाता है। ये भी जांच का विषय है। जेल प्रशासन चाहे वो सरकार, इसमें जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब इलाज हेतु एकाएक उनके देहांत का जब सूचना आती है तो हम लोग भावुक रह जाते हैं और एकाएक अब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। उसके बाद से फिर हमारे साहब के जो पुत्र हैं ओसामा साहब ने पोस्टमार्टम का उन्होंने मांग कर दिया। ये मांग करते ही पूरे जेल प्रशासन और सरकार सब तिलमिला गए, लेकिन आनंद फानंद में पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में पहले ही आता है कि वो कोविड संक्रमित नहीं है। यास तूफान को लेकर पटना के डीएम ने ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने ओहदेदारों को पूरी चौकसी बरतने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हमें पूरी तैयारी रखनी होगी ताकि तूफान से पैदा होने वाले हालात से हम निपट सकें। मेन हम लोगों का है कि एक तो जितने हमारे सम्प हाउस हैं, डीपीएस ड्रेनेज पंपिंग स्टेशंस जो बुड को संचालित करता है, तो वो कार्यरत रहें और चालू हालत में रहें। दूसरा ये कि अगर बिजली बाधित होती है तब भी वो बंद नहीं हो, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था रहे, जनरेटर और डीजल की व्यवस्था रहे, ये हम लोग देख रहे हैं। और तीसरा ये कि जो बड़े नाले हैं हमारे 9 पूरे शहर के बड़े नाले हैं, बादशाही नाला सहित जो है, तो इनके लिए हम लोगों ने अलग डेडिकेटेड टीम बनाया है कि इसमें कहीं पर अवरोध उत्पन्न नहीं हो।